एक सेंटीमीटर की कीमत तुम क्या जानोगे वीवर बाबू? एक सेंटीमीटर 28,000 रुपए का नुकसान कर सकता है। हुंडई के जो भी एग्जीक्यूटिव हमारा केस हैंडल कर रहे हैं, अब तक का जो एक्सपीरियंस है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेंगे। फिलहाल आज का वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है, काफी टाइम से ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन कुछ रीजन थे, कुछ काम की वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना पा रहा था। एक सेटअप कर रहा था, वो सेटअप आज कंप्लीट हो गया है, तो सोचा फाइनली आज ये वीडियो बना डालता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि हमारा जो माउंट आबू से रिटर्न आ रहे थे, तो उस टाइम हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंट कैसे हुआ और उस एक्सीडेंट में हमने सर्वाइव कैसे किया, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि माउंट आबू हम लोग ट्रैवल करने गए थे, तो वहाँ पर हमारा टोटल खर्च कितना हुआ, क्योंकि अगर आप लोग जाते हैं तो वो भी जरूरी नहीं जानना कि टोटल खर्च कितना हो रहा है, वो भी आपको बताएंगे कि हमारा माउंट आबू में टोटल खर्च कितना हुआ, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्च होगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माउंट आबू ट्रिप पे हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो जैसा कि आपने हमारा लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग माउंट आबू से रिटर्न आ रहे थे और अडालज सर्कल पर हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरे जस्ट आगे एक कार थी, कार वाले को डिवाइडर दिखाई दिया, उसने सडन एंड मोमेंट पे उसने टर्न लिया, ठीक है, और जैसे ही उसने टर्न लिया तो सामने से आती हुई लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे चेहरे पे आया, जिसकी वजह से मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और जब तक कुछ दिखाई देता, कुछ समझ में आता, तब तक मुझे सडनली सामने डिवाइडर दिखाई दिया, और जैसे ही मुझे डिवाइडर दिखाई दिया ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगाने के साथ ही गाड़ी के जो टायर हैं वो स्कीड करते हुए डिवाइडर के ऊपर चढ़ गए। अच्छी बात यह है कि टायर डिवाइडर के ऊपर चढ़े, अगर बीच में हिट होता तो फिर डैमेज ज़्यादा होता। और दूसरी चीज़ के ऑलरेडी हमारे से पहले किसी और का वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से वो जो डिवाइडर है वो डैमेज था, और डैमेज होने की वजह से वहाँ पर एक रैंप बन गया था। रैंप बनने की वजह से हमारी गाड़ी के जो टायर हैं वो डिवाइडर हिट नहीं किए, रैंप होने की वजह से वो सीधे ऊपर चढ़ गए, अदरवाइज गाड़ी पलट सकती थी या फिर और ज़्यादा डैमेज होता, तो उस चीज़ से हम लोग बच गए। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के नाइट में ड्राइव करते हैं और इस तरह का गाड़ी का रिफ्लेक्शन आता है तो सावधानी से आपको ड्राइव करना है, अदरवाइज इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। तो इस तरह से हमने सर्वाइव किया। और दूसरी चीज़, जैसे ही मुझे वो डिवाइडर दिखाई दिया तो मैंने तुरंत ही जो स्टीयरिंग है उसको कम्प्लीटली हार्डली उसको मैंने होल्ड कर दिया था, जरा भी मतलब उसको टर्न नहीं किया। अगर टर्न करता तो भी गाड़ी पलट सकती थी, अगर गाड़ी पलटती तो डैमेज ज़्यादा होता। तो उस चीज़ को हमने उस तरह से सर्वाइव किया, बच गए। ऊपर वाले की दुआ है कि किसी को खरोच तक नहीं आई। बस ये चीज़ है कि किसी के साथ भी ऐसा होता है तो उस टाइम कम्प्लीटली माइंड ब्लाइंड हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ उस मोमेंट पे। तो उस टाइम हमारे साथ भी वही हुआ था, मेरे साथ भी वही, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ सडनली। उस टाइम तो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, समझ में नहीं आया था। काफ़ी देर के बाद रात को दिमाग लगाया, फिर काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि हाँ, गाड़ी के आगे एक और गाड़ी थी, हमारी कार के आगे एक और कार थी, उसने सडनली टर्न लिया। टर्न लेने की वजह से जो भी मैंने आपको बताया वो सेम मैटर हमारे साथ हुआ। दूसरा पॉइंट के हम लोग माउंट आबू गए थे तो हमारा टोटल कितना खर्च हुआ, तो उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो माउंट आबू आने जाने का जो डिस्टेंस था अहमदाबाद से, वो टोटल डिस्टेंस था 250 किलोमीटर का। तो 250 प्लस 250 मतलब टोटल हमने 500 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल किया। और 500 किलोमीटर के लिए हमको जो फ्यूल लगा है, मेरी पेट्रोल कार है, और जो 15 से 16 किलोमीटर का हमको एवरेज देती है, तो हमको जो टोटल फ्यूल कॉस्ट गया है वो अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपये का गया है। प्लस आते जाते टाइम आपको 70 रुपीज़ का टोल टैक्स पे करना रहता है, ठीक है। टोटल 140 रुपीज़ टोल टैक्स का चार्ज लगा है।
प्लस आप माउंट आबू जब ऊपर क्लाइंब करते हैं और खुद की पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 100 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है, चबानी नहीं पड़ती है, पर्ची कटानी पड़ती है। तो वो हमने पर्ची कटाई थी। और उसके बाद वहाँ पर जो हमने रूम रखा था, होटल रखा था, तो होटल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर 800 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक के रूम अवेलेबल हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी जेब कितनी गर्म है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं रूम के लिए। तो ये तो हो गया रूम का खर्चा। हमने वहाँ पर रखा था 1500 रुपये का रूम। नॉर्मली हमको 1200 रुपये का चार्ज बताया था। फिर जब हमने फाइनल कर दिया, वहाँ पर गए, बोले 1200 रुपये में ये रूम है, वो रूम है, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो फिर फैमिली को देखते हुए हमने 1500 रुपये का रूम रखा, जो ठीक ठाक था। बस अगर आपने हमारे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर सीढ़ियों का जो स्टेप था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही ट्रिकी सीढ़ी थी। लेकिन वो होटल वाले ने बताया कि कुछ टाइम में हम लोग यहाँ पर लिफ्ट लगवाने वाले हैं, तो अगर वो लिफ्ट लग जाती है तो वो बहुत ही रिजनेबल और सही होटल था मेरे हिसाब से। और साथ ही साथ अगर खाने की बात की जाए तो खाने का मैंने ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है कि हमने कितना खाया है, क्योंकि खाने के बारे में बात करना सही नहीं रहेगा कि खाने के पीछे कितने पैसे आपने खर्च किए। हाँ, नॉर्मली मैं आपको बता सकता हूँ कि 400 रुपये के आसपास हमने वन टाइम खाना खाया है। अभी आप देख लीजिए कि मतलब दो बार खाना खाया है, ठीक है, तो 800 रुपये के आसपास हमने एक टाइम खाना खाया। और नॉर्मली फैमिली को लेके जाते हैं तो खर्चे होते रहते हैं खाने के पीछे, कहीं ये खाना है, कहीं वो खाना है। तो वो खाने का खर्च बताना सही नहीं रहेगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो, ठीक है। आप खाने को 1000 रुपये भी खा सकते हो, खाने के लिए 500 रुपये भी खा सकते हो, खाने के लिए आपको 2000 रुपये भी कम पड़ेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस दारू हम पीते नहीं तो दारू का अपना कोई खर्चा नहीं था एकदम। हाँ, अगर आप लोग पीते हो तो उसका अलग से खर्च आएगा। तीसरा पॉइंट आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना था वो ये है कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। उसके लिए आप लोगों को जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। अभी राइट नाउ हमारे 115 सब्सक्राइबर हैं, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, जिससे हमारा जो चैनल है वो ग्रो करे। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो हम डालते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। इसका रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और जितने ज़्यादा वीडियो पे लाइक आएंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब हमारे चैनल को प्रमोट करता है अलग अलग दूसरे लोगों के होम पेज पे, या फिर इवन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर अदर कंट्री में भी हमारे जो वीडियोस है प्रमोट करता है। तो आपके जस्ट 5 या 10 सेकंड लगेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करने के लिए आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। नीचे थम्स अप का एक सिंबल होता है, उस पर क्लिक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतनी हेल्प करने से आपके भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सिर्फ इतना सा करना है आपको। बाकी आप लोग हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि नाइस वीडियोग्राफी। और हमारे भैया का एक अननोन पर्सन थे, उनका भी मैसेज हमको एक आया था जो हमसे माउंट आबू के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। उन्होंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया नहीं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए मैंने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उससे कम्युनिकेट नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लगा कि कोई हमें कॉन्टैक्ट कर रहा है हमारे एक्सपीरियंस को जानने के लिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। आगे भी हम हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे वो सारे के सारे शेयर करेंगे, बस आपका सपोर्ट बना के रखना। तीसरा पॉइंट जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे 115 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही साथ बुरी बात यह है कि हमारी जो कार है उसका वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था अडालज पे, और उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था नक्की लेक के पास में। हमने कार पार्क की हुई थी, और कार पार्क करने के बाद जस्ट कार के आगे एक फाउंडेशन था। वो फाउंडेशन के ऊपर बोल्ट होते हैं। बोल्ट इसलिए होते हैं ताकि लाइट का जो पोल है वो पोल उसके ऊपर खड़ा किया जा सके। तो जस्ट कार के जस्ट आगे ही था, ठीक है। तो ड्राइवर सीट पे बैठ के वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी। तो जब मैं कार पार्क करके गया उसके बाद वो दिखाई नहीं दिया। मैंने जैसे ही अपनी कार आगे बढ़ाई, उसके जो बोल्ट समझ लीजिए कि
आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर से आपको 28 से 30 हजार रुपये का नुकसान हो सकता है, जो मुझे हुआ। मेरी कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 15 सेंटीमीटर के अराउंड है, 150 mm के आसपास है, और वो जो बोल्ट होगा मुश्किल से 160 mm का होगा, मतलब 16 सेंटीमीटर के अराउंड उस पोल का और बोल्ट का हाइट रहा होगा। तो जैसे ही मैंने अपनी कार बढ़ाई, एक कड़कड़ करके आवाज़ आई, और जैसे ही आई ठीक है मैंने अपनी कार स्टॉप की, लेकिन जब तक मैं स्टॉप करता उस बोल्ट ने मेरी कार का नीचे का बकेट पैनल डैमेज कर दिया था। कार का जो रेडिएटर है उसको उसने पीछे की तरफ धकेल दिया था, साथ ही साथ मेरे एसी ने काम करना बंद कर दिया था। उसके जस्ट पास से मेरे एसी ने काम करना बंद कर दिया था। तो अभी हमने हमारी जो कार है वो हुंडई के वर्कशॉप पे दी हुई है, जिसके लिए हमें एस्टिमेट दिया गया है 28 हजार रुपये का, लेकिन हमारा जो इंश्योरेंस है 50% का है, तो 50% हमें भरने का आएगा। तो अभी वहाँ पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं जो हमारा केस हैंडल कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे भैया हैं, उन्होंने एक एक्स्ट्रा हेल्प की है। हमारा जो आगे का बम्पर था वो भी पहले से डैमेज था, इस इंसिडेंस में नहीं, वो पहले ही मतलब डैमेज था, तो उसको भी भैया ने इसी क्लेम पे ले लिया, जो बहुत अच्छी बात है हुंडई की तरफ से, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कस्टमर चाहता क्या है कि आप किसी वर्कशॉप पर कार देते हो तो आपको एक अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए, अच्छा एक मतलब रिव्यू मिलना चाहिए वहाँ से। तो हमारे साथ वही हुआ। वहाँ पर जो हर्षल भाई हैं, उसके लिए हर्षल भाई को थैंक यू, जो उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, और हमारा जो पहले का जो डैमेज था उसको भी सेम क्लेम में कवर करके दे दिया। अदरवाइज आप अगर सर्विस सेंटर पर कार डालते हो तो भाई साहब इतना लंबा चौड़ा बिल बना के दे देंगे कि उसको भरने के लिए आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि नॉर्मली आज की तारीख में 28 से 30 हज़ार की सैलरी वाला भी कार परचेज कर लेता है अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन अगर इस तरह का कोई इंसिडेंस हो जाता है और इस तरह का बिल सर्विस सेंटर की तरफ से बना के दिया जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि उसकी एक सैलरी इस तरह के डैमेज को भरने में चली जाएगी। तो अगर 14,000 का भी बिल बनता है, ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। 15 से 28 से 30 हज़ार की सैलरी वाले बंदे के लिए इस अमाउंट को भरना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये खर्चा हमारे लिए आया है 14,000 के आसपास का। उन्होंने हमें एस्टिमेट दिया है कि भाई 14,000 आपको भरने का आएगा, बाकी आधा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में पास हो जाएगा। हाँ, सबसे एक अच्छी बात है कि हुंडई का जो वर्कशॉप है मणिनगर का, उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे ही हमारी कार वहाँ पर सर्विस सेंटर पर गई, तुरंत ही उनका व्हाट्सएप पर एक ग्रुप जनरेट होता है, और जो भी अपडेट रहता है, जितनी भी सारी फोटोज उन लोगों ने हमको भेज दी कि आपकी जो ये कार की है सारी फोटोज है, ऑलरेडी डैमेज है, जो भी था सारी फोटो भेज दी, और जो भी अपडेट है हमको उस ग्रुप में मिलता रहता है, ताकि आपको पता चले कि हमारी जो कार है वो कौन सी स्टेज पे अभी अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और साथ ही साथ हुंडई के जो भी एग्जीक्यूटिव हमारा केस हैंडल कर रहे हैं, अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो सही है। आगे का क्या रहेगा, जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं करते खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ हम आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लेके आएँ, अच्छे कंटेंट लेके आएँ। हमारा जो भी अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस होगा वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना के रखना।